नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बेगमपुर एजुकेशन में। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में। पिछली क्लास में हमने जलमंडल और स्थलमंडल के बारे में बात कर ली थी। ठीक है दोस्तों, आज हम जो है वायुमंडल और जयमंडल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वायुमंडल। ठीक दोस्तों, वायुमंडल कहते किसे हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। बहुत ही आसान परिभाषा में हम ये बताएंगे आपको कि वायुमंडल कहते किसे हैं। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली गैसीय परत को ही हम जो है वायुमंडल कहते हैं। देखिए दोस्तों, समझिएगा, ये जो है ना दोस्तों, ये हमारा जो है स्थलमंडल जलमंडल है, और ये पृथ्वी के चारों ओर जो गैस की परत पाई जाती है ना आसमानी कलर की, इसी को ही हम जो है क्या कहते हैं, इसी को ही हम जो है क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं दोस्तों। और ये जो है ना पृथ्वी के साथ गुरुत्वाकर्षण के कारण जुड़ी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता चल गया। अब जो है वायुमंडल किसे कहते हैं, पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली गैसीय परत को ही हम जो है वायुमंडल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गया आपका। अब जो है हमने वायुमंडल को हमने है दो भागों में बांटा है। ठीक है दोस्तों, वायुमंडल को दो भागों में बांटा है। ठीक है दोस्तों, दो भागों में बांटा है। यहाँ पर कौन कौन से हैं, एक हमने वायुमंडल को किसी के आधार पर बांटा है, गैसों के आधार पर, गैसों के आयतन के आधार पर। ठीक है दोस्तों, गैसों के आधार पर। और दूसरा जो है हमने जो है यहाँ पर वायुमंडल को तापमान के आधार पर बांटा है। ठीक है दोस्तों, तापमान के आधार पर, तापमान के आधार पर। ठीक है दोस्तों, और जो है वायुमंडल के घटक कौन कौन से हैं, ये भी आप याद रख लीजिएगा। वायुमंडल के घटक कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एक होता है हमारा जो है वो होते हैं हमारी गैसें। ठीक है दोस्तों, गैसें यानी कि वायुमंडल में पाई जाती हैं। और दूसरे हमारे पाए जाते हैं धूल कण, धूल और कण भी पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और दूसरी पाया जाता है, तीसरी बात जो है वो है जल वाष्प। ठीक है दोस्तों, जल वाष्प। ठीक है दोस्तों, गैसों के बारे में आपको बताऊंगा, और धूल कण का इसमें वायुमंडल में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे जो भी आंधी तूफान आते हैं जो उसमें धूल के कण होते हैं वो हमारे वायुमंडल के घटक हैं। और इसी तरह जल वाष्प भी पाया जाता है। मैंने आपको जब पिछली वीडियो में बताया था जलमंडल के बारे में कि जो 97% है वो महासागर में पाया जाता है, 2% जल ही जो है स्थलमंडल में और वायुमंडल में पाया जाता है। और उस 2% का 0.03% जल जो है हमारा जल वाष्प की मात्रा में जल वाष्प में पाया जाता है वायुमंडल में। दोस्तों, जहाँ पर जो है हमारे नमी वाले क्षेत्र जो होंगे, जहाँ पर बारिश वगैरह ज़्यादा होती है, वहाँ पर जो है इसकी मात्रा ज़्यादा होगी। और जो हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, रेगिस्तान वगैरह, वहाँ पर इनकी मात्रा जो है कम होगी। किसकी, जल वाष्प की। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अब गैसों के आधार पर वायुमंडल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने इनको क्यों बांटा, तापमान और गैस के आधार पर। देखिए दोस्तों, जब हम नीचे धरती पर खड़े होते हैं ना, तो हमें जो ऊपर आकाश देखने पर हमें नीला आकाश दिखाई देता है, तारे भी हमें दिखाई देते हैं, हमें सूर्य भी दिखाई दे रहा है। फिर आप कहेंगे कि बीच में हमने जो है इनको ना जो तापमान के आधार पर, गैसों के आधार पर वायुमंडल को परतों के आधार पर बांटा है हमने, वो मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि कहीं पर जो है गैसों का आयतन ज़्यादा है, कहीं पर गैसें ठंडी है, कहीं पर तापमान ज़्यादा है हमारे वायुमंडल में, लेकिन हमें उसका नहीं पता चलता। इसलिए हमने तापमान और गैसों के आधार पर हमने उसको बांटा है। ठीक है दोस्तों, जो तापमान और गैसों के आयतन के आधार पर हमने जो है यहाँ वायुमंडल को बांटा है। ठीक है दोस्तों, हम अब बात करेंगे गैसों के आधार पर। ठीक है दोस्तों, हमारी पृथ्वी में सबसे ज़्यादा जो है कौन सी गैस पाई जाती है, हमारी पृथ्वी में सबसे ज़्यादा जो है वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, वो है हमारी 71% जो है हमारी वो पाई जाती है हमारी नाइट्रोजन। कौन सी, नाइट्रोजन। दोस्तों नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन जो है 71% पाई जाती है। और जो है 29% जो है हमारी 29% जो है हमारी कौन सी पाई जाती है, ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही है दोस्तों, हमारी जो है 0.03% कौन सी गैस पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, और 0.93% जो है आर्गन पाई जाती है। और ठीक है, और 0.4% में अन्य प्रकार से अन्य गैसें आ जाती हैं, जैसे हमारी हीलियम होगी, ठीक है, हाइड्रोजन वगैरह होगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारी अन्य गैसें होगी। लेकिन मुख्य रूप से कौन सी सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है हमारे वायुमंडल में, नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन पाई जाती है, और तीसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। चलिए दोस्तों, थोड़ा थोड़ा हम सभी के बारे में पढ़ेंगे कि इसका वायुमंडल में क्या महत्व है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आती है हमारी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है एक पौधों की वृद्धि के लिए, पौधों
की वृद्धि के लिए। ठीक है दोस्तों, पौधों की वृद्धि के लिए ये जो है नाइट्रोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप बताओगे कि पौधे तो जो है CO2 लेते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब नाइट्रोजन गैस वो कैसे लेते हैं? जिनको नहीं पता मैं आपको यहाँ बहुत आसान शब्दों में बताऊंगा। दोस्तों ये जो है हमारा वायुमंडल है और यहाँ पे हमारी ये फसल वगैरह लगी हुई है, पेड़ पौधे वगैरह। ठीक है दोस्तों, अब ये नाइट्रोजन कैसे लेंगे? ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन जो है पौधे सीधे जो है वायुमंडल से नहीं लेते। यहाँ पर जो है ना पौधों की जड़ों में एक राइजोबेजियम नामक जीवाणु पाया जाता है। तो कौन सा? राइजोबेजियम, राइजोबेजियम। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा साइंस की तरफ चलेंगे 1 मिनट के लिए। राइजोबेजियम नामक जो जीवाणु पाया जाता है, ये क्या करता है? ये वायुमंडल से ये हमारी नाइट्रोजन गैस है, आ रही है नाइट्रोजन गैस, ये इनको लेगा। ठीक है दोस्तों, ये नाइट्रोजन को लेगा और नाइट्रेट के रूप में ये जो है पौधों को देगा, जिससे पौधों की वृद्धि होगी। अब आपको पता चलेगा कि नाइट्रोजन पौधे कैसे लेते हैं। पौधे राइजोबेजियम नामक जीवाणु पौधों की जड़ों में जो है जीवाणु पाया जाता है, जिससे जो है पौधे क्या लेते हैं? नाइट्रोजन गैस लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन, इसका तो सभी को पता ही होगा। ऑक्सीजन एक तो हमारे श्वसन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, और दूसरी जो है ये दहन करने के लिए। दहन से मेरा मतलब है कि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या है हमारी पृथ्वी में क्या करती है? तापमान को संतुलित रखती है, तापमान को। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमने कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पोल्यूशन कर करके बढ़ा दी है। देखिए दोस्तों, मान लो यहाँ पर 100 पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, 100 पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ पर कितने हैं? 100 जो है मानव है। ठीक है दोस्तों, 100 मनुष्य हैं, यानी कि ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा? हमने क्या किया? हमने जो है पेड़ों की संख्या घटा दी। हमने मानव ने क्या किया? अपने लालच के कारण पेड़ों की संख्या यहाँ कम कर दी है। मान लो यहाँ पर है अब 70 पेड़ रह चुके हैं, लेकिन जो है मानव की जनसंख्या तो बढ़ रही है, पेड़ों की जनसंख्या कम हो रही है। और यहाँ पर क्या आ गए? यहाँ मान लो यहाँ पर है 150। ठीक है, 150 जो है हमारे मानव बढ़ गए हैं। अब क्या होगा? फैक्ट्रियां वगैरह बढ़ रही हैं, लेकिन जो हम पौधे हैं ना दोस्तों, जो हमारे पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो बढ़ती जा रही है और पौधों की जनसंख्या कम होती जा रही है। पौधों की जनसंख्या कम होती जा रही है, इसलिए जो है ऑक्सीजन की मात्रा घट होती जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है। ठीक है दोस्तों, आज के समय में क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिससे हमारा जो है तापमान बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमारा हो गया। हमने किस किस के बारे में पढ़ लिया? गैसों के आधार पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे भी जो है इनको गैसों के आधार पर जो है वायुमंडल को 2 भागों में बांटा है। ठीक है दोस्तों, 2 भागों में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अगर अच्छी लगे, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो है गैसों के आधार पर 2 भागों में बांटा है। कौन से? एक तो है हमारा सममंडल। ठीक है दोस्तों, सममंडल। और दूसरा जो है हमारा वो है हमारा विषममंडल। ठीक है दोस्तों, अब सममंडल हम किसे कहते हैं, विषममंडल हम किसे कहते हैं? बहुत ही आसान परिभाषा हम समझेंगे। सम का मतलब है समान, जहाँ पर गैसों का आयतन, आकार, यानी कि उनकी अवस्थिति जो है एक समान रहे, उसे हम सममंडल कहते हैं। जहाँ पर जो है आयतन समान रहे, किसका? गैसों का। ठीक है दोस्तों, और जहाँ पर गैसों का आयतन समान ना रहे, उसे हम क्या कहते हैं? असमान आयतन। ठीक है दोस्तों, असमान आयतन, उससे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विषममंडल। ठीक है दोस्तों, अब ये जो है ना दोस्तों, ये मान लो हमारा ये है, यहाँ पर जो है धरातल पाया जाता है, हमारा स्थल, ये हमारा स्थल है। और यहाँ से जो हम वायुमंडल में 80 किलोमीटर तक जाते हैं, 80 किलोमीटर तक। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको बताऊंगा अभी, इनमें बहुत सारी हमारी परतें हैं। 80 किलोमीटर तक हम जाते हैं। यहाँ पर जो है ना दोस्तों, यहाँ पर गैसों का आयतन जो है ना, आयतन समान रूप से पाया जाता है, यानी कि इसे हम सममंडल कहते हैं। और इसके ऊपर जो है गैसों का आयतन समान रूप से नहीं पाया जाता, कहीं पर गैस ज़्यादा पाई जाती है, कहीं पर उनके कण बिखर जाते हैं, इसलिए हम जो है विषममंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? विषममंडल। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ जाता है कि गैसों के आधार पर सममंडल किसे कहते हैं, विषममंडल किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने गैसों के बारे में पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा गैसों के आधार पर। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे पृथ्वी के मंडलों के बारे में, जो हमने तापमान और गैसों के आधार पर बांटे हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है हमारा, सबसे पहला कौन सा मंडल आता है? हमारा क्षोभ मंडल। 1 मिनट, इसको और आसान कर लेते हैं, हम नीचे से शुरू कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। ठीक है दोस्तों, दूसरा आता है जो हमारा, वो आता है हमारा समताप मंडल। कौन सा? समताप मंडल। ठीक है दोस्तों, तीसरा आता है हमारा जो है हमारा मध्य मंडल।
ठीक है दोस्तों। और चौथे नंबर पे आता है हमारा आयन मंडल, आयन मंडल, ठीक है दोस्तों। और पाँचवें नंबर पे आता है हमारा जो है हमारा वो है हमारा बहिर्मंडल, बहिर्मंडल, ठीक है दोस्तों। 1 2 3 4 और 5, ठीक है दोस्तों। ये हमने जो है तापमान के आधार पर गैसों को वायुमंडल की परतों को बांटा है। सबसे पहला आता है हमारा शोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और जो है तुम्हारा बहिर्मंडल, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक हो गया आपका। अगर आपको एग्जाम में आता है कि इनको सीक्वेंस में लगाएं तो आप आसानी से लगा सकते हैं। सबसे पहला आता है हमारा शोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, बाह्यमंडल, ठीक है दोस्तों। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस यहाँ चीज़ों को आपने समझना है दोस्तों। इन चीज़ों को समझ के ही जो है आप ज़रूर करिएगा, ऐसे रट्टाफिकेशन वाला काम मत कीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ आता दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा देखिए दोबारा बैक करके, फिर आपको जो है चीज़ें आसान लगने लगेंगी, ठीक है दोस्तों। सबसे हम बात करते हैं हम पहले शोभमंडल के बारे में, ठीक है दोस्तों। शोभमंडल के बारे में, शोभमंडल जो है ना दोस्तों, ये इसमें जो है ना दोस्तों हमारी जितनी भी मौसमी संबंधी घटनाएं होती हैं, कौन सी मौसमी संबंधी जितने भी हमारी घटनाएं होती हैं वो हमारी कहाँ होती हैं, वो हमारी होती हैं हमारी शोभमंडल में, ठीक है दोस्तों। हमारे बादल, आंधी, तूफान वगैरह जो भी होते हैं वो हमारी होती हैं शोभमंडल में। और ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में ही पाई जाती है दोस्तों। ऑक्सीजन शोभमंडल में ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ऑक्सीजन, ठीक है दोस्तों। इसलिए जीवन जो संभव है वो शोभमंडल में होता है, ठीक है दोस्तों। हमने शोभमंडल के बारे में पढ़ लिया। और शोभमंडल की अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं, शोभमंडल की ऊंचाई की बात करूं, शोभमंडल की ऊंचाई कितनी है हमारी जो है, ये लगभग 13 किलोमीटर है। कहीं पर आपको ध्रुवों के अनुसार भी लिखी मिल जाएगी, पर जो है ये जो है विषुवत के अनुसार जो कितनी है हमारी 13 किलोमीटर शोभमंडल की ऊंचाई, ठीक है दोस्तों। और हम बात करते हैं इसके ताप के बारे में। हमने तापमान के आधार पर भी बांटा है ना दोस्तों उनको। ताप जो है दोस्तों, मान लो हमारे पृथ्वी के धरातल का औसत तापमान जो है 20 से 17 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तक माना गया है, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो क्या होगा, तापमान पृथ्वी के जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना, ऊपर जाओगे समतापमंडल में 13 किलोमीटर, ये तापमान जो है ना दोस्तों, ये तापमान जो है घटता चला जाएगा। और यहाँ पर जो है ये -59 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा दोस्तों। देखिए 59, यहाँ पर तापमान सौरमंडल में हमारा क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर -59 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं समतापमंडल के बारे में, ठीक है दोस्तों। समतापमंडल के बारे में, समताप का मतलब यहाँ हमारा समान तापमान से नहीं है, यहाँ पर तापमान समान नहीं रहता, घटता बढ़ता रहता है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर जैसे समतापमंडल की हमारी कितनी है ऊंचाई, समतापमंडल की हमारी है 50 किलोमीटर। कितनी है हमारी समतापमंडल की ऊंचाई, 50 किलोमीटर। आपका सबसे पहले कॉन्सेप्ट होगा समतापमंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर होगी है। और दूसरा जो है समतापमंडल में जो है वायुयान जो है हमारे समतापमंडल में ही चलते हैं दोस्तों। वायुयान जो हमारे जितने भी वायुयान जो है समतापमंडल में चलते हैं। जब हम छोटे होते थे हम छत पे देखते थे जहाज़ वगैरह को, वायुयान को, हम देखते थे कि वो पता नहीं कहाँ बादलों में चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया, है ना दोस्तों। वो हमारा समतापमंडल में जाता है। मुझे भी पढ़ने के बाद इस बात का पता चला, समझने के बाद दोस्तों। समतापमंडल में वायुयान इसलिए उड़ते हैं क्योंकि जो हमारे समतापमंडल है ना, वो बादलों संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है। क्योंकि बादलों संबंधी घटनाएं कहाँ पाई जाती हैं हमारी, वो शोभमंडल में पाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों। समतापमंडल जो है हमारा वो 50 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। और दोस्तों इसी में जो है ना दोस्तों, हमारी इसी में क्या पाई जाती है हमारी ओजोन परत, ओजोन परत, ठीक है दोस्तों, जो हमें सूर्य से आने वाली पारबैंगनी किरणों से बचाती है, ठीक है दोस्तों। और ये जो है ना दोस्तों ओजोन परत, ये कितने से कितने ऊंचाई पर पाई जाती है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। ये पाई जाती है हमारी 20 से लेके 35 किलोमीटर तक, 35 किलोमीटर तक, ठीक है दोस्तों। 20 से 35 किलोमीटर के बीच में आयन समतापमंडल में क्या पाई जाती है हमारी ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब हम बात करते हैं इसके ताप के बारे में। यहाँ पर जो थोड़ा सा ऊपर जाके ना, ये दोस्तों 1-2 किलोमीटर तक ऊपर जाके ये तापमान ऐसे यहाँ पर जो है ना बढ़ना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर आके ना दोस्तों ये हो जाएगा हमारे मध्यमंडल के पॉइंट तक आके हमारा हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कितना हुआ, -59 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा यहाँ पे शोभमंडल में। फिर तापमान यहाँ से क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं मध्यमंडल के बारे में, ठीक है दोस्तों। मध्यमंडल यानी कि जो हमारा बीच का जो मंडल है, ठीक है दोस्तों, मध्यमंडल। अब देखिए मध्यमंडल में जो है ना दोस्तों,
मध्यमंडल में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो हमें रखनी है कि जो जितने भी हमारे सौर मंडल से उल्का पिंड आते हैं, उल्का पिंड वो मध्यमंडल में आकर जो है वो मध्यमंडल में आकर जो है ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सौरमंडल में हमारे मौसमी संबंधी घटनाएं होती है, समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है और वायुयान वगैरह यहीं उड़ते हैं, और जो है उल्का पिंड जो है कहाँ पर आके ख़त्म हो जाते हैं, हमारे जो है ये मध्यमंडल में आकर ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और दूसरी जो बात यहाँ पर है वो है कि जो मध्यमंडल का तापमान सबसे ज़्यादा कम पाया जाता है। यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ऊपर जाओगे ऊपर जाओगे ये यहाँ पर जो है -95 डिग्री हो जाएगा, -95 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान होता है। ठीक है दोस्तों, और इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर पाई जाती है। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 80 किलोमीटर है, किसकी? जो है हमारे मध्यमंडल की। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि पृथ्वी के वायुमंडल की परतों में जो सबसे ज़्यादा कम तापमान है वो हमारा मध्यमंडल में पाया जाता है, और जो है -95 डिग्री तक चला जाता है। ठीक है दोस्तों, और मध्यमंडल में ही हमारे जो सौर परिमंडल से उल्का पिंड आते हैं वह हमारे मध्यमंडल में ख़त्म हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे आयन मंडल के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? आयन मंडल के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप इसको ध्यान से समझिएगा। आयन मंडल, ठीक है दोस्तों, इसकी सबसे पहले हम ऊंचाई की बात करते हैं। लगभग ये 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक जो है ये जो है आयन मंडल पाया जाता है। 400 कहीं आपको 450 भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन लगभग जो है इसकी जो है ऊंचाई जो है वो क्या है, 400 किलोमीटर तक पाई गई है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर तापमान सबसे ज़्यादा कब पाया जाता है? कहाँ पर? मध्यमंडल और आयन मंडल में। इसका जो तापमान है ना दोस्तों 2000 डिग्री सेल्सियस तक मापा गया है। 2000 डिग्री सेल्सियस तक लगभग अब तक जो है इसका तापमान मापा गया है, किसका? आयन मंडल का। एक बात तो है, यहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर जो है आयन भी पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम आयन पड़ा। कौन से? धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है दोस्तों, धनात्मक और ऋणात्मक जो है हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल से संबंधित धनायन पाए जाते हैं। ठीक है, आयन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आयन मंडल में जो है ना दोस्तों हमारे धनात्मक और ऋणात्मक आयन पाए जाने से यहाँ पर जो है वैद्युत चुंबकीय परतें भी पाई जाती हैं। कौन सी? वैद्युत चुंबकीय परतें। ठीक है दोस्तों, वैद्युत चुंबकीय परतें जो है संचार के में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम। यहाँ पर क्या होगा, ये जो है ना दोस्तों, ये जो यहाँ पर वैद्युत वैद्युत जो परतें पाई जाती है ना ये हमारी, ठीक है दोस्तों, इसको हमने क्या नाम दिया है? इसको हमने नाम दिया है D, E, F और G। 4 प्रकार की परतें हमारी विद्युत जो है वैद्युत चुंबकीय परतें यहाँ पर पाई जाती हैं। कहाँ पर? आयन मंडल में। ठीक है दोस्तों, इसमें से जो है दोस्तों अब मैं बता देता हूँ कि जो हमारा संचार से संबंधित जितने भी कार्यक्रम होते हैं, हमारी घटनाएं होती हैं, वो हमारी कहाँ से भी होती हैं? वो हमारी आयन मंडल में ही होते हैं। इसको समझिएगा दोस्तों, आसान बना के हम चीज़ों को यहाँ करेंगे। ये जो है हमारी पृथ्वी का स्थल मंडल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है रेडियो के टावर वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पर रेडियो के टावर वगैरह। ठीक है दोस्तों, और ये जो है हमारा कौन सा मंडल है? ये जो है हमारा समताप मंडल में। अब यहाँ पर क्या पाई जाती है? यहाँ पर जो है D, E, F, ये 3 प्रकार की जो है वैद्युत चुंबकीय परतें पाई जाती हैं। अब क्या होगा, यहाँ से क्या जाएगी? यहाँ से जो है ये इनकी जो है संचार की तरंगें जाएंगी। ठीक है दोस्तों, वैद्युत तरंगें जाएंगी संचार की। अब ये आयन मंडल में इन परतों से टकराकर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ऐसे इनका परावर्तन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारे छत पे एंटीना वगैरह लगे होंगे, जो भी डिश वगैरह लगी होगी आपके, ठीक है, टावर वगैरह, ये जो है यहाँ से इसको कैच कर लेंगे आपके मोबाइल फ़ोन वगैरह। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जो है संचार से संबंधित जो सभी क्रियाएं हैं वो हमारी जो है आयन मंडल में होती हैं। जब हम छोटे होते थे ना दोस्तों, DD नेशनल आता था आज से कुछ साल पहले, बहुत भाइयों को पता भी होगा दोस्तों को। हम छत पर चढ़ जाते थे, ऐसे ऐसे एंटीना घुमाते रहते थे कि भाई नीचे देखो चैनल आ गया। शनिवार को फिल्म आती थी उसकी अमरीश पुरी वगैरह की ना, तो दोस्तों मुझे जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि ऐसा सीन क्या था एंटीना कमाने का। वो जो है ना दोस्तों, ये जो रिफ्लेक्ट होके यहाँ से आ रही है तरंगे, इनको हम कैच करने के लिए एंटीना को घुमाते थे, ताकि ये जो है इसको सही प्रकार से पकड़ ले, हमारा जो है टीवी साफ चलने लग जाए। ठीक है दोस्तों, तो क्या हमने पढ़ा आयन मंडल के बारे में? सबसे पहले इसकी औसत ऊंचाई कितनी मानी गई है? 400 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और ये जो है ना दोस्तों
इसमें जो वैद्युत से संबंधित जितना भी सॉरी दोस्तों, संचार से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो हमारी कहाँ पाई जाती है, वो हमारी जो है आयन मंडल में पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गया। और दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है आयन मंडल के बारे में, यहाँ से आपका क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, ध्रुवीय ज्योति नामक, ठीक है, समताप मंडल में क्या पाई जाती है हमारी ध्रुवीय ज्योति, ध्रुवीय ज्योति। ठीक है दोस्तों, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको दोस्तों हमने जो है अरोरा प्रकाश का नाम भी दिया है। ठीक है, जिसको हमने अरोरा प्रकाश का नाम भी, इसको हम अरोरा प्रकाश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ कि आपको अरोरा प्रकाश होता क्या है। ठीक है दोस्तों, अरोरा प्रकाश होता क्या है, ये तो आपने बहुत मध्य मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल के बारे में पढ़ लिया। अरोरा प्रकाश के बारे में आप जरूर जानिए, जरूर इसको ध्यान से समझिए। जैसे हम दोस्तों आपने देखा होगा नज़दीकी ट्रांसफार्मर वगैरह जो बिजली के होते हैं, कई बार उनमें आग लग जाती है, ये जो है अरोरा प्रकाश उस तरह का होता है। ठीक है दोस्तों, अभी आप पूछोगे कि कहाँ से आया है, कैसे बनता है, क्या सीन है इसका। देखिए दोस्तों, आसान बना के हम चीज़ों को समझेंगे। यहाँ बस दोस्तों आप चीज़ों को समझिए, ये चीज़ें आपको बुक्स वगैरह में बहुत सारी मिल जाएंगी, पर आप जब तक इनको समझोगे नहीं तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। आप जितनी बड़ी उसमें रीड करते जाओ बुक्स वगैरह को, कोई फ़ायदा नहीं है। चीज़ों को समझो दोस्तों। ये दोस्तों हमारी जो है यहाँ पे पृथ्वी है। ठीक है दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर जो है ना दोस्तों, ऐसे जो है हमारी पृथ्वी पर जो है मैग्नेटिक तरंगे हैं। ठीक है दोस्तों, चुंबकीय तरंगे, वैद्युत तरंगे, चुंबकीय वैद्युत तरंगे आ रही हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये है जो है हमारा क्या है, सूर्य। सूर्य क्या है, ठीक है दोस्तों। अब सूर्य जो है, सूर्य भी जो है ना अनेक प्रकार से जो है यहाँ पर ये तरंगे छोड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तरंगे, ये तरंगे। ठीक है दोस्तों, सौर आंधी का नाम भी हम इनको कहते हैं, सौर आंधी, सौर आंधी हम इसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है यहाँ पर अपनी वैद्युत जो तरंगे जो बहुत ही ज़्यादा गर्म होती हैं, ठीक है दोस्तों, खतरनाक होती हैं, ये छोड़ेगा। और ये जो है ये जो हमारे इससे निकल रही हैं, जो वेव्स निकल रही हैं हमारी पृथ्वी से, ये इनसे टकराएंगी और ऐसे वापस चली जाएंगी, ऐसे। देखिए दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर क्या क्या चीज़ें हैं, इसलिए पृथ्वी को गोल्डीलॉक जोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो है ऐसे निकल जाएंगे, ऐसे, मतलब पृथ्वी पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब ये ऐसे यहाँ टकराएंगी ना, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आग की तरह की एक जो है ध्रुवीय ज्योति निकलेगी, ध्रुवीय ज्योति, यानी कि आग से ऐसे चमराट वगैरह उठेगा। ठीक है, ध्रुवीय ज्योति, जैसे ट्रम में मैंने बताया था कि आपको ट्रांसफार्मर वगैरह में कई बार बिजली का लोड वगैरह कम ज़्यादा होता है, तब ये होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वो निकलेगी। अगर जिसको दोस्तों अरोरा प्रकाश या अरोरा वेव देखनी है, वो यूट्यूब पर जाए, वीडियो को ख़त्म होने के बाद ज़रूर वो चीज़ देखें कि अरोरा प्रकाश की वेव्स ऐसे ऐसे क्या होगा, आपको वहाँ दिखाएंगे। ऐसे ऐसे सूर्य से ऐसे ऐसे तरंगे निकलेंगी, वो यहाँ पृथ्वी पर ऐसे टकराएंगी, फिर वो ऐसे निकल जाएंगे, ऐसे बड़ी ही चमत्कारी है, आप जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होगी हमारी ध्रुवीय ज्योति। ध्रुवीय ज्योति कहाँ देखी जाती है, अरोरा प्रकाश जो है हमारा, वो हमारा आयन मंडल में देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, और अरोरा प्रकाश भी जो है ना दोस्तों 2 प्रकार का होता है, ये अरोरा प्रकाश। ठीक है दोस्तों, अरोरा प्रकाश, मैं कहता हूँ क्वेश्चन आपका कोई भी नहीं छूटेगा, मुझे उम्मीद है। आप बस इस वीडियो में मैंने जो भी कराया उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो है अरोरा प्रकाश हमारा 2 प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, कितने प्रकार का होता है, अरोरा प्रकाश का। ठीक है दोस्तों, एक होता है हमारा अरोरा कोरोलिस। ठीक है दोस्तों, एक होता है हमारा कोरोलिस, और दूसरा जो है हमारा वो होता है हमारा अरोरा ऑस्ट्रियलिस। ठीक है दोस्तों, एक हो गया हमारा अरोरा कोरोलिस और एक हो गया हमारा अरोरा ऑस्ट्रियलिस। ठीक है दोस्तों, ये जो है कोरोलिस है, ये हमारा पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव में पाया जाता है। ठीक है, और ये जो है हमारे पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव में देखा गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमारा हो गया। वायुमंडल का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है हमारा बहुत आसान तरीके से हमने समझ लिया है। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और इस वीडियो को अगर आपको एक बार नहीं समझाता दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है कि दूसरी बार ज़रूर देखिए, क्योंकि कई बच्चों का, कई दोस्तों का, मेरे भाइयों का बेस क्लियर नहीं होता दोस्तों, उनको थोड़ा लेट समझ आएगा, मैं मानता हूँ, पर वीडियो को आप समझिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों जैवमंडल के बारे में, पृथ्वी के किसके बारे में, जैवमंडल के बारे में। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के जैवमंडल के बारे में, जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। जिस भाई ने भी जो है हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी, जिसमें हमने पृथ्वी के जलमंडल और स्थल मंडल के बारे में पढ़ा था, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दिया है, वो वहाँ पर जाएँ और हमारी दूसरी वीडियो को भी ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे जैवमंडल के बारे में, जैवमंडल।
सबसे बहुत आसान परिभाषा है दोस्तों, आसानी तरीके से समझिएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है दोस्तों। हमने यहाँ चीज़ों को आसान बनाना है और आसान तरीके से समझना है, ठीक है दोस्तों। जैव मंडल, पृथ्वी पर जो है ना दोस्तों हमारे कौन कौन से मंडल पाए जाते हैं? जल, स्थल और वायु, जिसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, वायु मंडल, ठीक है दोस्तों। पृथ्वी के जल, स्थल और वायुमंडल, ठीक है दोस्तों। अब आप एक अंदाज़ा लगाइए, जैसे अगर हाँ हम जल में चले जाते हैं, समुद्र में, क्या हमारा वहाँ जीवन संभव है? नहीं, क्योंकि वहाँ पर स्थल नहीं है, हम जल में गिरेंगे, नीचे डूब जाएंगे और मर जाएंगे। ऐसे ही अगर हम वायुमंडल में सोचे रहने का, तो वायुमंडल में तो नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ पर स्थल नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगर ऐसे ही हम स्थल पर रहने की सोचे और जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी, पानी नहीं होगा, तो भी मनुष्य निवास नहीं कर सकता, ठीक है दोस्तों। तो जैवमंडल की परिभाषा क्या होगी? जहाँ पर जल और स्थल और वायुमंडल ये तीनों मिलते हैं, इसको ही हमने किसका नाम दिया है? जैवमंडल का नाम दिया है, ठीक है दोस्तों। कितनी आसान परिभाषा है, जहाँ पर जल, स्थल और वायु ये तीनों आकर मिलते हैं, इसको हमने किसका नाम दिया है? जैवमंडल का नाम दिया है, ठीक है दोस्तों। अब ये देखो, यहाँ पर जो है एक तो हमारे क्या पाए जाते हैं? पादप जंतु पादप पाए जाते हैं, और दूसरा पादप पाए जाते हैं, और दूसरा क्या पाए जाते हैं? जंतु पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों, जिसमें मनुष्य वगैरह सब वगैरह चीज़ें आ गई हैं, ठीक है दोस्तों। आज हमने समझ लिया वायुमंडल और जैवमंडल के बारे में, ठीक है दोस्तों। मैं फिर आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। बहुत आसान तरीके से मैंने चीज़ों को समझाया है, इनको आप समझिएगा दोस्तों, रट्टाफिकेशन वाला काम मत कीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों उसका। ये चीज़ें आपको मैं बार बार कहता हूँ कि ये चीज़ें बुक्स वगैरह में आपको आसानी से मिल जाएंगी, पर लेकिन जब तक आप चीज़ों को समझोगे नहीं, तब तक आपका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा दोस्तों। बहुत आसान तरीके से हमने यहाँ चीज़ों को बनाया है, आप इन चीज़ों को समझिए, ठीक है दोस्तों। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को हमारे बेगमपुर एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आपका।